आओ बच्चों जल्दी से अपन इस पाठ निश्चित समाकलन का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि समाकलन की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। यहाँ पर क्या है कि निश्चित समाकलन, अगर समाकलन के इस रूप की बात करें जिसमें अपने को निम्न सीमा दे रखी है, उच्च सीमा दे रखी है और इस फलन का अपने को समाकलन ज्ञात करना है, तो इस रूप को कहा जाता है समाकलन को निश्चित समाकलन। ठीक है। अब निश्चित समाकलन का निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती थी अपने पास में कौन सी, योग सीमा के द्वारा। अब योग सीमा के द्वारा क्या है साहब, तो योग सीमा के द्वारा यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि साहब ए से बी और इस फलन का अपने को समाकलन निकालना है, तो अपन क्या काम करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर h गुणा ये आ गया एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच और एफ ए प्लस 2h और ऐसे करके जाते जाएंगे और कहाँ लिखेंगे एफ ए प्लस n माइनस 1 गुणा h और यहाँ पर बताएंगे कि साहब a जो है वो तो क्या है निम्न सीमा और b क्या है अपने पास में उच्च सीमा और h जो है ये बराबर होता है किसके b माइनस a बटे में n के और यहाँ पर कहेंगे कि साहब n h जो है ये है अपने पास में b माइनस a। इसको सरल करके अपन इस समाकलन का मान निकाल सकते हैं। ये कहलाता था योग सीमा रूप। ठीक है। फिर दूसरा आया अपने पास में कि साहब इसमें क्या काम करो, इसका समाकलन करो और जो सीमाएं दे रखी हैं उन सीमाओं के मान उस फलन में रख के और उसके अंतर को निकाल लो, वो अपने पास में इस निश्चित समाकलन का मान आ जाता था। ठीक है बेटा, ये दो रूप से अपन निश्चित समाकलन का मान निकाल सकते थे। अब आगे बढ़े साहब, एक आया क्षेत्रफलन। इससे क्या हुआ अपने पास में कि कोई अगर आपको क्षेत्र दिया गया है और उसका समाकलन विधि से अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए भी अपन इस निश्चित समाकलन का उपयोग करते थे, जिसका अध्ययन अपन अगले पाठ में करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग में। अब सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं कि समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय के बारे में बातचीत करते हैं। इसमें क्या है कि अपने को क्षेत्रफल निकालना है किसी फलन का, तो यहाँ a से b और इस फलन का अपन ने क्या काम करा, समाकलन करा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं कि साहब a डैश बराबर है किसके, कि इसका एक बार अवकलन करोगे तो ये फंक्शन ऑफ x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पहली आधारभूत प्रमेय है जो अपन योगफल सीमा रूप में लेते थे ना, वो वाली प्रमेय है। आगे बढ़ते हैं, समाकलन गणित के द्वितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में बातचीत करते हैं कि अपने से ये कहा जाए कि कोई फलन इस बंद अंतराल a, b में परिभाषित है, तो अपन क्या काम करेंगे कि अपने को याद है कि अगर मान लीजिए कोई फलन दे रखा है और अपन ने उसका समाकलन करा सा, तो वो जो समाकलन आएगा वो अपने पास में ऐसा आएगा कि साहब एफ एक्स और यहाँ पर प्लस सी और ये सीमाएं लगा दी जाएंगी ए से बी। अब क्या काम करेंगे कि बारी बारी इन सीमाओं को हटाएंगे, तो पहले तो उच्च सीमा लिखेंगे एफ बी और प्लस सी, फिर माइनस करेंगे अपन किसको, एफ ए और माइनस सी, ये सी से सी कट जाएगा और अपने को क्या प्राप्त होगा, ये। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में निश्चित समाकलन का मान प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें जो अनिश्चितता पैदा करता था वो समाकलन स्थिरांक हट गया। अब समाकलन करने के लिए अपने को क्या काम करना है, इन्होंने हिंदी में भी लिख के बता दिया। देखो आप कि ऊपरी सीमा b पर f के प्रति अवकलज f का मान, प्रति अवकलज मतलब समाकलन को माइनस करो निम्न सीमा a के समान प्रति अवकलज के मान को। ठीक है, वही एफ बी माइनस एफ ए कर दो। अब आज सवाल करके देखते हैं, ऐसे तो क्या समझ में आएगा अपने को ज्यादा। ये देखिए आप, ये अपने पास में एक सवाल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि -1 से +1 ये सीमाएं दे रखी हैं और 2 की घात x इसका समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप, सबसे पहले मैंने इसको i लिखा और -1 से 1 और 2 की घात x और dx, ये आ गया सब। अब
आपको याद है ना 2 की घात x का समाकलन क्या होता है? तो 2 की घात x का जो बेटा समाकलन होगा वो होगा 2 की घात x और बटे में log 2 बेस e। ये आ गया। और सीमाएं मैंने यहाँ रख दी थी, ये -1 और ये +1। अगर मैं इस log 2 को बाहर निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं log e और बेस 2। अब पहले मैं क्या काम करूंगा, उच्च सीमा हटाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा 2 की घात 1। ठीक है, फिर मैं निम्न सीमा माइनस, यहाँ लिखूंगा 2 की घात -1। यह आ गया। अब यहां से अपन इसको सरल करें तो ये आ गया log e और बेस 2। ये है अपने पास में 2 - 1 बटा 2। ये कितना हो गया बेटा, 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 4। तो ये अपने पास में मान आया 3 बटे 4 log e और बेस 2। ठीक है, कितना आसान काम था। केवल इतना याद रखना है कि पहले समाकलन करना है, फिर उसमें अपने को सीमा लगाकर पहले उच्च सीमा का मान लिखो, फिर निम्न सीमा का मान लिखो, दोनों का अंतर निकाल दो और मान बता दो। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं। अब क्या है इसमें, कई बार के सर आपने समाकलन जो करे थे उसमें तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी थे, तब क्या करेंगे साहब सीमाओं का? तो उसके लिए भी देखिए कि प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन कैसे करते हैं। अब जैसे ये सवाल है, यहाँ पर सीमाएं दे रखी हैं 0 से π/4 और ये sec स्क्वायर x और 1 + 10x और 2 + 10x। इससे आपके सारे जो संशय हैं वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करा मैंने कि माना, ठीक है, क्या माना कि साहब 10x बराबर है t। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करा, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, देखो आप, यह आ गया sec स्क्वायर x और साहब बराबर dt बटे dx। तो यहाँ पर लाया तो यह आ गया sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन कर देता, लेकिन जब मैंने इसमें 10x को बदला है, sec स्क्वायर x को बदला है, यानी कि x को बदला है, तो स्वाभाविक बात है कि सीमाएं भी बदलेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जब मैंने इधर प्रतिस्थापन कर रहा है तो सीमाओं में भी मेरे को प्रतिस्थापन करना होगा। वो कैसे? सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, उच्च सीमा की। ठीक है, अब उच्च सीमा के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पर उच्च सीमा दे रखी है x बराबर π/4, लेकिन मैंने क्या काम करा, t और 10x था, इसको बदला है साहब, 10x को क्या लिखा है t। तो यहाँ पर t का जो मान आएगा वो आ गया 10π/4 और 10π/4 का मान बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, 1। ये आ गया। तो अब उच्च सीमा क्या हो गई, 1। फिर मैंने क्या काम करा, निम्न सीमा की बात करी। निम्न सीमा, अब निम्न सीमा की बात करी तो यहाँ पर है x बराबर 0। तो इसमें क्या काम करा कि t और 10x, यही तो बदला है मैंने। तो यहाँ पर x की जगह पर जब मैं 0 लिखूंगा तो ये बन जाएगा tan 0 और tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये हुआ कि साहब अब सीमाएं क्या हो गई, उच्च सीमा हो गई 1 और निम्न सीमा हो गई 0। यह लिखा मैंने प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। अब प्रतिस्थापन करने पर मुझे प्राप्त हुआ i बराबर, देखो आप, पहले सीमाएं 0 से 1, ठीक है। अब sec स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया, dt और बटे में यहाँ पर है क्या, 1 + t और 2 + t। ठीक है, ये आ गया साहब। अब मुझे इसका समाकलन करना है, वो भी निश्चित समाकलन। तो भैया पहले तो मेरे को इसको सरल करना पड़ेगा और इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, आंशिक भिन्न का। याद है ना बेटा? तो मैंने क्या काम करा, माना, ठीक है, माना 1 बटा और t + 1 और t + 2
इसको लिखा मैंने a बटा t प्लस 1 और b बटे t प्लस 2। ठीक, अब एलसीएम ले लिया तो 1 बराबर a गुणा t प्लस 2 और प्लस b गुणा t प्लस 1 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। बारी बारी प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखता हूं तो t प्लस 1 बराबर 0 तो t बराबर कितना आ गया -1। इसमें रखा तो 1 और a गुणा -1 प्लस 2 b गुणा 0 तो a का मान आ गया 1। ठीक है बेटा, फिर साहब t प्लस 2 बराबर 0 रखा तो यहाँ से t बराबर -2। अब -2 तो a यहाँ पर आ गया a गुणा 0 और b गुणा -2 प्लस 1, यहाँ से b का मान आ गया -1। ये हो गया साहब। अब मेरे पास में जो समाकलन था वो ऐसे था, देखो आप कि 0 से 1, a का मान क्या है साहब अपने पास में 1 बटा, है ना, t प्लस 1 और dt, फिर है अपने पास में माइनस b की वजह से, और ये है 1 बटा t प्लस 2 और dt। इसकी भी लिमिट क्या है 0 से 1। अब क्या काम करा कि मैंने इसका समाकलन करा तो ये आ गया log और साहब t प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस, ये आ गया log t प्लस 2। अब मैंने यहाँ पर लिमिट भी रख दी साहब, देखो आप 0 से 1। इसमें अगर मैंने सूत्र का इस्तेमाल करा तो ये आ गया log और t प्लस 1 t प्लस 2 और ये है लिमिट 0 से 1। अब मैं लिमिट हटा देता हूं, तो लिमिट हटाऊंगा तो मेरे पास में पहले तो मैं क्या करूंगा, उच्च सीमा रखूंगा, तो यहाँ पर आ गया log और t की जगह 1 प्लस 1 और बटे में 1 प्लस 2, फिर माइनस और log, यहाँ पर आएगा 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2। इसको सरल करा सा तो ये आ गया अपने पास में log, कितना हो गया बेटा 2 बटे 3 और माइनस log 1 बटे 2 और सरल करा तो ये आ गया log 2 बटे 3 और बटे में 1 बटे 2 तो यानी कि 2 बटे 1। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में i बराबर log और 4 बटे 3। ये हो गया अपने पास में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में। केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपने प्रतिस्थापन करा है तो सीमाओं को भी बदलना होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब निश्चित समाकलन के गुणधर्म होते हैं, इन गुणधर्मों की मदद से आप कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर लेंगे। अब वो गुणधर्म क्या है देखिए आप, यहाँ पर है कि साहब a से b फंक्शन ऑफ x dx ये दे रखा है कि अपने को इसका समाकलन करना है। मान लो मेरे को x पसंद नहीं आया तो मैंने क्या काम करा, x की जगह सब जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया, t dt कर दिया, कर सकता हूँ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2 की बात करी कि अगर यहाँ पर a से b और इस फलन का अपने को समाकलन करना है, निश्चित समाकलन, और मैंने क्या काम करा, उच्च सीमा को निम्न सीमा और निम्न सीमा को उच्च सीमा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी अगर ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो उसको पलट के अपन सीमाओं को पलट के अपन उसको धनात्मक कर सकते हैं। ठीक है, या सीमाओं को बदलने पर जो मान आएगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। इतना सा अंतर आता है। तो एक ये गुणधर्म नंबर 2 हो गया। फिर अपन ने बात करी गुणधर्म नंबर 3 की। गुणधर्म नंबर 3 क्या कहता है कि साहब a से b के बीच में अपने को इस फलन का समाकलन करना है, लेकिन कहीं जरूरत पड़ गई अपने को बीच c पे रुकने की, तो आप क्या काम कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हो कि साहब पहले a से c जाओ, इस फलन का समाकलन करो, फिर प्लस c से b जाओ और इस फलन का समाकलन करो। तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, ये जो गुणधर्म है ज्यादातर काम में आएगा, जो मापांक वाले सवाल होंगे ना उनमें बहुत काम में आएगा ये। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके बीच में आपके पास में कई सारे पड़ाव आ रहे हैं तो आप इसको जोड़ जोड़ के सरल कर सकते हैं।
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुणधर्म है ये गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 क्या है कि आपको कोई ऐसा समाकलन दे रखा है तो ये बराबर होगा इन दोनों सीमाओं को जोड़कर इसमें से x को घटा दो। मतलब आप इस फंक्शन ऑफ x में x के स्थान पर अगर a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे तो इस फलन के समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे अपन कई कठिन सवालों को बेहद आसानी से कर देंगे। फिर बात करिए अपन ने यहाँ पर कि 5वें गुणधर्म में कि 0 से a फलन का मान दे रखा है तो आप क्या काम कर रहे हैं, आप जब 0 है तो ये गुणधर्म यही है कि साहब a प्लस बी माइनस एक्स। इस गुणधर्म का उपयोग अपन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। फिर बात करिए साहब कि 0 से 2a है और अपने को इस फलन का समाकलन करना है तो 0 से a फंक्शन ऑफ x dx और 0 से a। अब दूसरे वाले फलन में अपन क्या काम करेंगे, 2a माइनस एक्स कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के कर देंगे। ठीक है। 7वें गुणधर्म की, अब 7वें गुणधर्म में क्या है कि 0 से 2a फंक्शन ऑफ x dx दे रखा है तो आप क्या काम कर सकते हैं कि साहब अगर ये जो 2 है ना इसको आगे लिख लो 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। कब, जब 2a माइनस एक्स भी क्या हो, फंक्शन ऑफ x ही आ रहा हो। ठीक है। या फिर आप क्या काम करें, इसको 0 लिख सकते हैं जबकि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर क्या प्राप्त हो रहा हो, आपको माइनस फंक्शन ऑफ x प्राप्त हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ विशेष बात ये होती है कि अपने पास में 0 से a है और अपने को जरूरत पड़ रही है किसकी, कि यहाँ पर जो a 0 का मान भी वही आ रहा है और a का मान भी वही आ रहा है तो आप क्या काम करें कि 2 को कॉमन लेके 0 से a बटा 2 कर दें। मतलब यहाँ a है, अगर 2 बाहर ले लिया अपन ने तो यहाँ क्या हो जाएगा a बटा 2, ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी a बटा 2। अब इसमें क्या होगा, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स बराबर होगा किसके, फंक्शन ऑफ x के। और इसका मान 0 लिख सकते हैं कब, जब a माइनस एक्स बराबर होगा माइनस फंक्शन ऑफ x के। 8वें नंबर की ये गुणधर्म है, ये भी बहुत काम में आने वाला है। इसमें क्या है, देखो आप दोनों सीमाएं सेम है लेकिन काय का अंतर आ रहा है माइनस का। अब बात आती है कि अगर इसको अपन इस 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा किस पर, इस फलन पर। अगर फलन का मान कैसा है, ये जो फलन है ये सम फलन है तो अपन लिखेंगे 2 और समाकलन करेंगे किसका, फंक्शन ऑफ x का, और सीमाएं लगाएंगे 0 से a। और अगर ये फलन जो है विषम फलन है तो इसका समाकलन सीधे सीधे से क्या लिख देंगे, 0। अब बात आती है कि सम फलन और विषम फलन ये क्या होते हैं साहब। तो सम फलन और विषम फलन के लिए अपने को क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये अपने पास में फंक्शन ऑफ x बराबर दे रखा है cos x। अब अपने को ये जांच करनी है कि ये सम फलन है कि विषम फलन है तो अपन यहाँ पर x के स्थान पर माइनस एक्स रखते हैं तो ये आ गया cos माइनस एक्स। ये बराबर होता है किसके, cos x के। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स जो है ये बराबर आ गया किसके, फंक्शन ऑफ x के। यानी कि x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये फलन जो है सम फलन कहलाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ये फलन ऐसे होता है कि फंक्शन ऑफ x साइन x। अब यहाँ पर मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो ये आ गया साइन माइनस एक्स। अब आपको याद है कि साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ये माइनस एक्स और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो अपन कह सकते हैं कि साहब ये फलन जो है, चूंकि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर हो रहा है किसके, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स के, यानी कि x के स्थान पर माइनस लिखने पर फलन क्या है, ऋणात्मक चिन्ह धारण कर ले तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे, विषम फलन। ये है अपने पास में सम फलन और ये है अपने पास में विषम फलन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर सम फलन आ जाता है तो इसका इस्तेमाल करो, विषम फलन आ जाता है तो सीधे सीधे से 0 लिख दो। अब अपन गुणधर्म की मदद से प्रश्न करके देखते हैं साहब। यहाँ पर ये दे रखा है, प्रश्न क्या है कि 0 से π/2 और साहब log 10x, इसका अपने को समाकलन करना है, गुणधर्म की मदद से करना है। तो यहाँ पर क्या करा, मैंने इसको लिखा i बराबर, ध्यान देना बेटा, ये है अपने पास में 0 से π/2 और log, ठीक है, 10x और बेस e dx, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब मैंने क्या काम करा कि गुणधर्म लगाया सब। कौन सा गुणधर्म लगाया,
मैंने गुणधर्म बताया कि साहब ए से बी और फलन ऐसे लिखा हो, तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब ए से बी और फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस है। इससे आपके फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आई रहेगा। तो मैंने ऐसे ही करा था कि आई बराबर, अब यहाँ पर आ गया 0 से पाई बटा 2, यह आ गया लॉग और साहब 10 पाई बटा 2 माइनस एक्स और यहाँ पर बेस ई dx। और देखा था ये आ गया 0 से पाई बटा 2 और ये हो गया log cot x, क्योंकि 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है cot x। तो ये आ गया अपने पास में cot x dx। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करते हैं कि साहब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करा साहब, तो यहाँ पर क्या हुआ आई आई 2 आई है ना, और ये आ गया 0 से पाई बटा 2 और ये हो गया log 10x बेस ई और प्लस log cot x और साहब बेस ई और dx। अच्छा, अपने को ये याद है ना कि इसका मान क्या हो जाएगा 0 से पाई बटा 2, ये आ गया log और 10x गुणा cot x, ठीक है, और बेस ये है अपने पास में 1, तो यहाँ पर 2i बराबर ये आ गया 0 से पाई बटा 2 है ना, और ये हो गया log 1 और बेस dx। अब log 1, अब यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या आ गया बेटा log 1 आ गया। अब log 1 का मान क्या होता है 0। अब 0 आता है तो यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि साहब 0 से पाई बटा 2 और ये आ गया 0। अब 0 का अगर समाकलन करूंगा तो क्या आएगा एक अचर मान यानी कि c, तो यहाँ पर आ गया 2i और ये आ गया अपने पास में c 0 से पाई बटा 2। अब अगर मैं लिमिट हटाऊं तो मेरे को x की जगह पाई बटा 2 रखना होता, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं है, ये तो अचर है, तो c माइनस c, तो ये क्या आ गया इसका मान 0। तो यहाँ पर अपने को जो समाकलन का मान प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 0 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर गुणधर्म की वजह से, इस गुणधर्म की वजह से, गुणधर्म नंबर क्या था 4, गुणधर्म नंबर 4 की वजह से अपन इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सरल कर गए। ठीक है, और देखते हैं ये उदाहरण। देखिए इस उदाहरण में क्या है, अपने पास में -1 से +1 सीमा दे रखी है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अपने को ये जांच करनी पड़ेगी कि साहब ये फलन जो है समफलन है या विषम फलन है। तो अपने पास में जो दिया गया फलन है, जरा ध्यान से देखें कि दिया गया फलन है sin की घात 11x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि x की जगह -x रख के देखा, तो ये आ गया sin और -x और साहब घात लगा दी 11। अब आपको याद है कि sin -x बराबर होता है किसके, -sin x के, और घात 11। अब माइनस की घात विषम संख्या हो तो माइनस ही मान आएगा, तो मुझे प्राप्त हुआ ये, ठीक है, ये देखो आप, क्योंकि अगर इसको सरल करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा ये, है ना, ऐसे देखो आप, तो इसका मान मैंने ये लिख दिया। अब अगर ऐसा होता है कि फलन में x की जगह पर -x रखें और माइनस फंक्शन ऑफ x प्राप्त हो जाए तो ऐसा फलन विषम फलन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि साहब दिया गया फलन कैसा है, विषम फलन है, ठीक है। अब साहब गुणधर्म से, अब देखिए, अब अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर गुणधर्म लिखते हैं। गुणधर्म क्या कहता है साहब कि अगर इस प्रकार से सीमाएं दे रखी हैं -a से +a और फलन दे रखे, तो आप इसमें दो प्रकार से इसका समाकलन कर सकते हैं। एक तो 2 गुणा 0 से a और फलन ये दे दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब फंक्शन ऑफ -x बराबर हो किसके, फंक्शन ऑफ x के, यानी कि फलन अगर सम फलन है तो इसका इस्तेमाल करो। और यहाँ पर बात करी तो ये 0
और ये तब होगा जब क्या होगा अपने पास में कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो अपने पास में जो समाकलन है, ठीक है, कहाँ से, माइनस 1 से 1 और साइन की घात 11 एक्स dx। अब ये फलन तो कैसा है, विषम फलन है। तो विषम फलन है तो इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास में, 0। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अपने को दे रखा है 0 से पाई सीमा दे रखी है, ई की घात cos x, ई की घात cos x, ई की घात माइनस cos x। अब क्या काम करना है, अपने को बराबर लाना है पाई बटा 2 के। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर जो दिया है उसकी बात कर लेता हूँ साहब, है ना। या ऐसा करते हैं LHS, जो अपने को दिया है उसमें LHS देख लिया। आई बराबर क्या है साहब, ये 0 से पाई, है ना, ई की घात cos x और बटे में ई की घात cos x प्लस ई की घात माइनस cos x और dx। मैंने कहा था आपसे कि गुणनम नंबर 4 बहुत काम में आने वाला है, तो गुणनम नंबर 4 से उसको दे दिया नंबर 1। गुणनम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई फलन इस प्रकार से है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि साहब a से b और a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, और dx। अब यहाँ पर a प्लस बी क्या हो रहा है, पाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि i बराबर 0 से पाई और e की घात cos पाई माइनस एक्स, है ना, और बटे में e की घात cos पाई माइनस एक्स और प्लस e की घात माइनस cos पाई माइनस एक्स और dx। ठीक है, और सरल करा तो i बराबर यह आ गया 0 से पाई, ये हो गया e की घात माइनस cos x और बटे में e की घात माइनस cos x प्लस e की घात माइनस माइनस हो गए प्लस, तो cos x और dx। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब अपन ने क्या काम करा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या मिला, आई 2i, यह आ गया 0 से पाई और e की घात cos x प्लस e की घात माइनस cos x और बटे में e की घात cos x प्लस e की घात माइनस cos x। अरे कभी इसको देखो कभी इसको देखो, कट रहा है, क्या बचा बेटा, 1, ये आ गया 0 से पाई और 1 dx। अब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा भैया, यह आ जाएगा x और 0 से पाई। अब यहाँ पर सीमा हटा दी तो 2i बराबर पाई माइनस 0, यहाँ आ गया i बराबर पाई बटा 2। तो यही तो सिद्ध करना था अपने को, क्या लाना था इसका मान, पाई बटे 2। ठीक है बेटा।